वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और स्ट्रक्चर ऑफ द एटम के लास्ट टॉपिक में हमने देखा था रुदरफोर्ड का मॉडल देखा था। और रुदरफोर्ड के मॉडल के अंदर हमने देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एटम में से निकल गए, पास हो गए, लेकिन उसके सेंटर में जो था उसको ही हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द एटम। और जो एटम का सेंटर होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं, जो प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो उनकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। रुदरफोर्ड के बारे में हमने पढ़ा, उनकी लिमिटेशंस के बारे में पढ़ा। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लूज करता है तो लूज करते 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 वो न्यूक्लियस में चला जाता है, यानी कि जो मैटर होता है वो मैटर यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो उनकी लिमिटेशंस थी, उनके बाद यहाँ पर आए बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो उनके बाद बोहर आए और बोहर ने किस तरह से उनका एटम का मॉडल के बारे में बताया। तो सबसे पहले हम देखेंगे बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स यहां पर उन्होंने बताया ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स known as discrete orbits। उन्होंने डिस्क्रीट ऑर्बिट के बारे में बताया। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स तो उन्होंने बताया ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिस्क्रीट ऑर्बिट of electron are allowed inside the atom, inside the atom। यहाँ पर only certain special orbit known as discrete orbit of electrons are allowed inside the atom। यानी कुछ अलग ऑर्बिट्स होती है, उनके लिए स्पेशल यहाँ पर उनको स्थान दिया गया है एटम के अंदर। सो डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम while revolving in discrete orbits while revolving discrete orbits revolving in this discrete orbit। तो यहां पर हमने देखा कि जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होती है, अलग ऑर्बिट्स होती है, उनके लिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहां पर एटम के अंदर अलग से ऑर्बिट होती है। रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। स्टूडेंट आपको पता होगा रुदरफोर्ड ने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते हैं तो एनर्जी रेडिएट करते हैं, और एनर्जी रेडिएट होने के कारण वो लास्ट में न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं। लेकिन बोहर्स ने हमें यहाँ बताया व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जब अपनी अलग ऑर्बिट के अंदर जब रिवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एनर्जी रेडिएट नहीं करते। स्टूडेंट यहाँ आपको याद रखना है, रुदरफोर्ड ने हमें बताया था, उनकी लिमिटेशंस में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी रेडिएट करते हो, एनर्जी रेडिएट करते 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 वो लास्ट में न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन अपनी अलग से ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं और रिवॉल्व करते समय वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। तो यहाँ पर हम बोहर्स का जो एटम मॉडल का एटम था वो यहाँ पर हम देखेंगे। उसके अंदर उन्होंने बताया जो सेंटर में है वो उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं कोई फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर, उसे ही हम बोलते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। तो उन्होंने इस तरह से उनका एटम के बारे में बताया, मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने अलग से नाम दिया किस तरह से, तो यहां पर आप देख सकते हो बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। उन्होंने यहां पर बताया इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, देन इसे यहां पर बताया के सेल, के सेल। तो यहां पर के सेल, उनके अंदर हम लिख सकते हैं n = 1। उसी तरह उन्होंने यहां पर डिस्क्रीट ऑर्बिट के बारे में बताया, L सेल n = 2, देन यहां पर KLM सेल n = 3, एंड लास्ट में m के बाद n सेल n = 4। तो स्टूडेंट उन्होंने यहां पर बताया कि डिस्क्रीट ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन यहां पर एनर्जी रेडिएट नहीं करते, अलग से अपनी एक ऑर्बिट होती है और अपनी ऑर्बिट के अंदर वो रिवॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट जो ऑर्बिट है उसको यहां पर के सेल, यानी कि वर्ड्स में उसे के बताया गया, नंबर के अंदर n = 1। उसी तरह L सेल n = 2, ये हमारा न्यूक्लियस है। सेंटर में जो है वो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमारा न्यूक्लियस है। और यहाँ पर जो हमारा KLMN चारों सेल है, और सेल के वजह से यहाँ पर n = 1, n = 2, n = 3 और n = 4, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन अपनी अलग ऑर्बिट के अंदर कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करते हैं, ऐसा हमने बोहर ने बताया। वो यहाँ पर जब रिवॉल्व करते हैं तो एनर्जी यहाँ पर रेडिएट नहीं होती, ऐसा हमें बोहर ने बताया। लेकिन जब रुदरफोर्ड ने कहा था, रुदरफोर्ड ने समझाया था कि एनर्जी रेडिएट होने के कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, सेंटर में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर बोहर ने हमें समझाया कि यहाँ पर जो डिस्क्रीट ऑर्बिट होती है, हर एक इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनके लिए यहाँ अलग से ऑर्बिट होती है। आप देख सकते हो अलग ऑर्बिट्स, यहाँ मैंने 4 ऑर्बिट बताई। KLMN जो सेल होते हैं, K सेल, L सेल, M सेल और N सेल। यहाँ पर नंबर की बात करें तो n = 1, यानी K सेल तो फर्स्ट ऑर्बिट, L सेल सेकेंड ऑर्बिट, M सेल थर्ड ऑर्बिट, और जो हमारा N सेल है वो फोर्थ ऑर्बिट होता है। तो यहाँ पर हमें बताया गया ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज डिस्क्रीट, यानी कि अलग से ऑर्बिट होती है इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए, KLMN और n = 1, 2, 3, 4। तो KLMN जो सेल है उसके अंदर जो n = 1 है वो हमारा M सेल है, K सेल है, then n = 2 L सेल, n = 3 M सेल और n = 4 N सेल। तो यहाँ पर बोहर के मॉडल के बारे में हमने पढ़ा। उन्होंने बताया कि while revolving in discrete orbit the electron do not radiate energy, ऐसा हमने बोहर ने बताया। स्टूडेंट इसे बहुत अच्छी तरह से समझ लो, ये हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आजू बाजू हमने इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अलग से हमने ऑर्बिट्स बनाई है, और ऑर्बिट को हमने नाम दे दिया है K सेल, L सेल, M सेल और N सेल। 4 ऑर्बिट है। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है K सेल जो होता है उसे हम बोलते हैं n = 1। नंबर में अगर हमें उसे लिखें तो n = 1, n = 2, n = 3 एंड n = 4। तो स्टूडेंट यहाँ बोहर्स मॉडल और एटम रुदरफोर्ड के बाद में समझाएगा। उन्होंने यहाँ पर बताया कि इलेक्ट्रॉन को अलग से घूमने के लिए स्पेशल ऑर्बिट होती है और उसी ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के बाद में। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप इसे अच्छी तरह से समझ लो। अच्छी तरह से समझने के बाद प्रॉपर इसे नोटबुक में कंप्लीट कर लो। स्टूडेंट बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में हमने पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। यहाँ पर न्यूट्रॉन, तो जो न्यूट्रॉन के बारे में हम पढ़ेंगे। सो इन 1932 1932 में, यानी कि 1932 जे साइंटिस्ट है जे
चैडविक ने यहाँ पर न्यूट्रॉन के बारे में बताया था। यहाँ पर जो न्यूट्रॉन होते हैं, इन 1932 जे चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन देन उन्होंने बताया न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज न्यूट्रॉन is represented as स्मॉल n। यहाँ पर न्यूट्रॉन को हम स्मॉल n से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। देन जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस इन ऑफ ऑल एलिमेंट्स आपको पता है स्टूडेंट, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं होते। तो ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन यहाँ पर एक्सेप्शन है। ये हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। सो स्टूडेंट, जे चैडविक ने यहाँ पर न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। उन्होंने उसे स्मॉल n से हम न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। सारे एलिमेंट्स के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं होते। द सम ऑफ द मासेस, जो एटम का मास होता है, तो द सम of the masses of proton and neutrons present in the nucleus is the mass of an atom. तो स्टूडेंट, जो एटम होता है उसका मास न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के सम के बराबर होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं उसे शॉर्ट फॉर्म के अंदर n plus p is equal to mass of atom, तो स्टूडेंट, जितना मास न्यूट्रॉन का होता है उसको हम प्रोटॉन के मास के साथ जब सम करेंगे, उसको ऐड करेंगे, तो यहाँ हमें किसी भी एलिमेंट का मास मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स जो थे वो चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किए थे। उसे हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और किसी भी एलिमेंट का मास न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू मास ऑफ द एन एटम। तो एटम का मास अगर हमें निकालना है तो हमें न्यूट्रॉन के नंबर्स पता होने चाहिए और प्रोटॉन्स के नंबर्स पता होने चाहिए, तभी हम किसी भी एटम का मास यहाँ पर डिस्कवर कर सकते हैं, यानी हमें मिल सकता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जे चैडविक 1932 में डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल n। न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं होते। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर एक्सेप्शन है हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। तो न्यूट्रॉन्स के बारे में हमें चैडविक ने 1932 में बताया था। उसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन्स नहीं होते, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो आपको पता है स्टूडेंट, जो एटम होता है, एटम के अंदर यहाँ पर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और उसका जो सम होता है वो मास ऑफ एन एटम के बराबर होता है। The sum of the masses of proton and neutrons present in the nucleus is the mass of an atom. N plus p is equal to mass of an atom.
तो स्टूडेंट बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ा, देन न्यूटन्स के बारे में पढ़ा। इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, प्रिपेयर करने के बाद इसे अच्छी तरह से समझ लो। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।